नमस्कार दर्शकों, एक नया मोड़ आया है। डॉक्टर रूबिया सैयद, जो स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जो चीफ मिनिस्टर रहे, यूनियन होम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी बेटी ने आज कोर्ट में यू टर्न लिया है। आपको बताया कि 15 जुलाई को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उनकी किडनैपिंग 89 में हुई थी, दिसंबर 8 89 में हुई थी। और इसके मुताबिक उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि यासीन मलिक और 3 अन्य, जिनका नाम मैं बता दूं, यासीन मलिक जेकेएलएफ चीफ इस वक्त तिहाड़ जेल में है और टेरर फंडिंग के चक्कर में उनको उम्र कैद की सजा है। मिराजुद्दीन शेख, मंजूर अहमद सोफी, मोहम्मद जमान मीर, इन चारों को रूबिया सैयद ने 15 जुलाई को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आज यू टर्न ले लिया है और कहा है कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि सीबीआई को कि वो यासीन मलिक को पेश करे अगली पेशी में, लेकिन सीबीआई का यह तर्क था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उनको पेश किया जा सकता है, लेकिन उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया। हमारे साथ मौजूद है राजेश गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष। राजेश जी, स्वागत है आपका। और अंकुर नमस्कार। शर्मा, प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू पार्टी का। अंकुर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ये यू टर्न के पीछे क्या कुछ सियासत है? क्या पीडीपी को लग रहा था कि आइडेंटिफाई करने से उनको नुकसान होगा कश्मीर में? देखिए, हम तो ये शुरू से कह रहे हैं कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये जी दिखाने की बात और है, अल्टीमेटली दे आर वर्किंग इन टेंडम एंड इन सिंक विद ईच अदर। जम्मू जी कश्मीर में आतंकवाद के जरिए ही ये इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया गया है। तमाम जी पॉलिटिकल पार्टीज भी उस प्रोसेस का हिस्सा रही हैं और हर जी तरीके से, चाहे कानून बना के, आदेश पारित करके, इस तरीके के षड्यंत्रों में हिस्सेदारी बना के उन्होंने इस प्रोसेस का सहयोग करने का, फैसिलिटेट करने का ही काम किया है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं। देश का दुश्मन, पूरे भारतवर्ष का दुश्मन, पूरे सनातन सभ्यता का दुश्मन, उसे इतने बड़े कृत्य के चलते और स्वयं जो अपने पे हुआ हो पहचानने से मुकरना, ये उद्घोषणा है कि वो सब साथ हैं। और ये षड्यंत्र जो था, ये मिलके ही एग्जीक्यूट किया गया था। आप और भी चीजों पे इनके कृत्य देखेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपको हर चीज अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ मिलके ही आगे भी बढ़ती नजर आएगी। मुझे लगता है कि ये देशवासियों को अब ये सवाल पूछने चाहिए। केंद्र सरकार हो, जितनी भी सरकारें रही, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका ये मानना है कि कश्मीर में सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को हमने उनके हाथ में सत्ता सौंप के ही आगे चलाना है। जिस तरीके से अभी 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करके ये फैसला ले लिया गया कि जम्मू को नहीं बल्कि कश्मीर को बागडोर सौंपने की बात की जाएगी और कर दी, इवन पोस्ट एब्रोगेशन। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को सवाल पूछने चाहिए कि किस तरीके से आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, जबकि ये एक पूरे जिहादी तंत्र का एक बहुत सबवर्सिव हिस्सा है। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने आज कोर्ट में कहा है कि वो रिकॉल नहीं कर पा रही है और साफ कहा है कि मैंने कभी भी किसी भी एजेंसी के सामने इनको आइडेंटिफाई नहीं किया है। क्या कहा? मैंने कभी भी किसी के एजेंसीज के सामने इनको आइडेंटिफाई नहीं किया है। ये जो पुराना आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था इस केस के दौरान, जब अखबारों में भी आया है, तो एजेंसीज या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या जो जुडिशियल एजेंसीज है उनके सामने ही आइडेंटिफाई किया होगा। लेकिन जी एक चीज, मैं अंकुर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो एक पॉलिटिकल आर्म है फ्रंट के ऊपर, और कैसे उसके मुंह से उस वक्त निकल गया, उसके बाद घर आके लगा होगा कि हो परिवार के लोगों को मैंने फंसा दिया है, हमने तो उनको जुम्मा बरी करवा दिया हुआ था उस सारे कृत्य से। तो इसको अभी हमने कैसे यू टर्न लेना है, कैसे लीगल प्रोसेस की धज्जियां उड़ानी है, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है पिछले बहुत सारे सालों से लीगल प्रोसेसेस की धज्जियां उड़ाने की। जिस ढंग जी से ये केस ही नहीं चलते, अगर चलते हैं तो ट्रायल नहीं होते, अगर कुछ भी होता है तो उसके बाद वो अबेयंस में डाल दिए जाते हैं। ये तो इस वक्त आकर के इस समय की सरकार ने उन सारी चीजों को, पिटारों को खोलना शुरू किया है, तो कुछ बातें हमारे सामने आना शुरू हुई हैं। हम पहले से कहते रहे हैं कि ये पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, इनका परिवार और आतंकवादी, चाहे वो जेकेएलएफ हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हो, ये सभी एक ही परिवार है और अलग अलग दायित्व निभा रहे हैं। वो सड़क पर आतंकवाद फैलाते हैं, ये उनको पॉलिटिकल पैट्रनेज देते हैं और एक दूसरे के पूरक है। अब जी आज अगर ऐसी बात हुई है, जबकि रूबिया सैयद जो स्वयं डॉक्टर है शायद, और जी डॉक्टर होकर के इस तरह की उसने बात की है, तो इसका मतलब साफ है कि जो र्यूमर्स पहले उठते रहे हैं जब ये किडनैपिंग हुई थी तब से लेके जी आज तक, के उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री ने
इन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए ये षड्यंत्र रचा होगा जी। और उस षड्यंत्र के तहत अपनी बेटी को अगवा करने का कोई तौर तरीका बनाया, जो छदम अगवा किया गया। उसके बाद आतंकवादी भी इनके पनाह में थे, बेटी भी इनके पनाह में थी, और उसके बाद उस वक्त की केंद्र सरकार को, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी को, उस वक्त के जो ठीक लोग थे उनको गुमराह करके, इस तरह का प्रेशर बना करके इन्होंने उसको उन आतंकवादियों को छुड़वाया, जुम्माबरी किया और जहां भगाना था भगाया। तो ये आज जिसको कहते हैं, मैं समझता हूं कैट इज आउट ऑफ द बैग, इन सब के ऊपर इंक्लूडिंग रूबिया सैयद एंड हर लेट फादर, जो कि अनफॉर्चुनेट है हम लोग के वो देश का गृह मंत्री बन गया, जिसने के आतंकवाद को पनपाया यहां पर। इसका मतलब यही है कि अब उस चीज पर कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या ये किडनैपिंग प्लान्ड थी, स्टेज मैनेज थी, और जिसकी परिणति आतंकवादियों को छोड़ने के रूप में हुई, और उससे देश को कितना नुकसान हुआ, कश्मीर में हमारे रहने वाले हिंदू भाइयों को कितना नुकसान हुआ, आतंकवाद की वजह से इकोनॉमी का कितना नुकसान हुआ, और राष्ट्र विरोध इन्होंने कहां कहां ले जाकर के चलाया। अंकुर जी, इन्होंने प्रॉक्सी कहा है, प्रॉक्सी किडनैपिंग। राजेश जी ने इसको नई टर्म दी है कि जो रूबिया सैयद की किडनैपिंग दिसंबर 8, 1989 में हुई थी, वो प्रॉक्सी किडनैपिंग थी। आप सहमत हैं? जी अंकुर जी। जी हेलो अंकुर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी हाँ जी अंकुर आ रही आवाज। राजेश जी ने इसको कहा है कि ये प्रॉक्सी किडनैपिंग थी, ये ड्रामा रचा गया था। नहीं, देखिए, कुछ प्रोबेबली कनेक्शन में शायद कुछ है। अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ पा रही है तो आप अंकुर जी आप कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनकी बात से। बिल्कुल ये प्रॉक्सी के रूप में यहाँ पे रहते हैं। मैं तो पहले ही ये हमेशा कहते आया हूँ कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर बेस्ड, ये मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पर चलते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने के उद्देश्य से बनाई गई। ये पाकिस्तान और आईएसआई के फ्लैंक्स हैं, उनके जो यहाँ पे फुट सोल्जर्स हैं, हर तरीके के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स प्रदान करने से लेके उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका रहेगी। आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारी विधानसभा और अन्य डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर है, उनमें घुस के इन्होंने अंदर से उन इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा किया और उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को कानून बना के, सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने हिसाब से फैसला करके एक दिशा में भेज के हमेशा अपने जिहाद और पाकिस्तान के एजेंडा को ही आगे चलाने का काम किया। मुझे लगता है कि उसी ब्रॉडर एजेंडा में आज की जो डेवलपमेंट है, आपको उसे देखने की ज़रूरत है। आप देखिए कि किस तरीके से आर्म्ड टेररिस्ट की सपोर्ट में खड़े होना, उनके फेवर में गवाही देना, ये एक नया मॉडस ऑपरेंडी उभर के नजर आ रहा है। ये बात बढ़िया है कि बहुत देर के बाद ये ट्रायल रिज्यूम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए उन तमाम लोगों को जो इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज का चोला पहन के बैठे हुए हैं और जिनको दिल्ली से लोग या पूरे देश से लोग सरकारों के भ्रम में एक सेक्युलर और मेन स्ट्रीम स्टेक होल्डर समझते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। अगर वो यहाँ पे आके इस समय ऐसा एक कृत्य जो हिंदू नरसंहार से जुड़ा हुआ है, हिंदू जेनोसाइड से अल्टीमेटली जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर इस तरीके की मदद इतनी ब्लेटेंटली की जाएगी, तो मुझे लगता है कि इन्हें कानून का दूसरा चेहरा दिखा के इन सब तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब भी आइडेंटिफाई किया गया था, न्यूज़पेपर्स में ये आया था, तो उसके बाद से सज्जाद गनी लोन की हमदर्दी जागी थी यासीन मलिक के प्रति। शायद ये भी एक कारण हो कि इनको यू टर्न लेना पड़ा हो कि घाटी में हो सकता है इनको राजनीतिक तौर पर नुकसान हो, तो शायद इस तरह की स्टेटमेंट दी जाए कि मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रही। देखिए, ये इससे क्लियर हो गया है कि जो आतंकवाद प्रस्त ताकतें हैं, चाहे वो सीधा सीधा वो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, जिन लोगों ने आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू की है यहाँ पर, या उनको पैटर्नेज देने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ये एक ऐसे सांप हैं, अगर इनको जितना मर्जी दूध पिलाया जाए, इन्होंने डंक मारना ही है, फुफकारना ही है। चाहे मैं समझता हूं सज्जाद गनी लोन हो या महबूबा मुफ्ती हो, इनका अतीत हम लोग एक जिसके कहते हैं सहृदय
वाले लोग हैं, और वैसे ही भारतवर्ष में सनातन धर्म सहृदयता सहिष्णुता सिखाता है कि सबको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करता है, और उन कोशिशों के तहत इनको बार बार मौका भी दिया जाता है। लेकिन आज आप सबको भी, आपके माध्यम से समाज को भी, और भारतवर्ष में जो मेन स्ट्रीम जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये लोग विश्वास के काबिल नहीं हैं, ये लोग राष्ट्रहित में काम नहीं कर रहे, इनका ऑल्टरनेट एजेंडा है, और उस ऑल्टरनेट एजेंडे को पूरा करने के लिए कहीं पे कभी भी ये यू टर्न ले सकते हैं। इस करके एक ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन इन सबके कामों पर की जानी चाहिए। रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने पहले आपको जवाब दिया कि जो सहृदयता है, सहिष्णुता है, कि जो लोग राष्ट्रीय मुख्यधारा में हैं, राष्ट्र को एक सर्वोच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को सही मायने में यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो उनकी भावना में क्षमा है, उनकी भावना ऐसी है कि हर एक को हम मेन स्ट्रीम में लेकर के आए, लेकिन उनके विश्वास को भी ये लोग बार बार तोड़ रहे हैं। उनको भी ऐसा सोचना होगा, रिकंसिडर करना होगा कि इन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। लेकिन राजेश जी, दिसंबर 8, 1999 का ये अपहरण हुआ है, और आपकी भी एनडीए की भी सरकार रही, कभी आपने इसकी परतें उतारने की कोशिश कभी नहीं की। आज 2022 में जब प्रचंड बहुमत मिला हुआ है एनडीए सरकार को, तब ये सब चीजें हो रही है। देखिए, भारतवर्ष में सत्ता कानून के हिसाब से चलती है, चलनी चाहिए जी। कुछ सरकारों ने अपने समय में इमरजेंसी और इस तरह के काम करके कानूनों का दुरुपयोग करने की भी कोशिश की, ऐसे काम यहां पर हुए। लेकिन वर्तमान जो तंत्र है, वर्तमान जो सरकार है, वो हर चीज में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है, ऐसा आपको देखने में आया होगा। और उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत इस तरह के लैंग्विशिंग मैटर्स, पेंडिंग मैटर्स, जिनको के किसी ना किसी बहाने की आड़ लेकर के अबेयंस में रखा गया था या फाइलें नीचे दबा दी गई थी, उन फाइलों को दोबारा खोला जा रहा है। वो फाइलें खुल रही हैं, रीट्रायल्स हो रहे हैं, तभी तो इनका जो त्रिया चरित्र है वो बिल्कुल सामने आ रहा है और एक्सपोजर इनको मिल रहा है, और आप लोगों को, हम लोगों को, सारे समाज को इनके कुकृत्यों का, इनका जो इनकी दुर्भावना है उसका पता चल रहा है। अदरवाइज अगर ये फाइलें दोबारा से नहीं खुलती, अगर ये ट्रायल दोबारा से नहीं शुरू होता, तो कैसे लोगों को, समाज को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को इनके इन कामों का पता लगता। लेकिन और इसके साथ साथ भारत का गृह मंत्री रहते हुए जो व्यक्ति अपनी पुत्री को किडनैप करवा सकता है और उसके बाद आतंकवादियों को उस बहाने पे छोड़ सकता है, उसके बाद उसकी फाइल को दबवा सकता है, ठीक है, और उसकी सेकंड जनरेशन भी उसी की ताकीद कर रही है, इससे बड़ा एक्सपोजर अब क्या होना है? ये आज ही के समय में हो रहा है। लेकिन राजेश जी, एक तरफ केंद्र सरकार या आपकी विचारधारा वाली सरकार ये दावा करती है कि कश्मीर से अलगाववाद, पत्थरवाद, आतंकवाद ऑलमोस्ट खत्म, आतंकवाद को छोड़ दे, अलगाववाद और पत्थरवादी ऑलमोस्ट खत्म हो जा रही है। ये किन लोगों की संपत्ति गेन करने के लिए यू टर्न ले रहे हैं? देखिए, मैं आज भी कश्मीर से आया हूं। जन साधारण ना आतंकवाद का हिमायती है और ना ही ये इन जैसी पॉलिटिकल पार्टीज का हिमायती है। एक बड़ी संख्या ये डेवलपमेंट को वेलकम कर रही है, इतने अच्छे टूरिस्ट सीजन को वेलकम कर रही है, जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है उनको वेलकम कर रही है। ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी गई है, पंचायतें, बीडीसीज, डीडीसीज, उनके चुनाव हुए हैं, और उसके बाद सरकारी कामों पर वो खर्चा जो हो रहा है वो बिल्कुल निचले पायदान तक जाकर के खर्चा हो रहा है। पंच सरपंच सीधे सीधे तौर पर खर्चा कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए।
वो सब पीडीपी और महबूबा जैसी पॉलिटिकल पार्टियों को मंजूर नहीं है। इन्होंने एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वर्गलाया, डराया इस्लाम के नाम पर, उसी नाम पर इन्होंने आतंकवाद को यहां पर बढ़ावा दिया। और अब जब इनको लग रहा है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी ग्राउंड लूज कर चुके हैं, तो फिर ये उस तरह के कुछ काम करके उनको दोबारा से डरा करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जितने लोगों से हम लोग मिलते हैं, कि ये इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है, जिसकी राष्ट्र प्रेम की भावना जो है एस्टेब्लिश्ड है, उसमें कोई ना नुक्कड़ नहीं हो सकती, और नीचे जनता अवेयर हो रही है। लेकिन राजेश जी, कल ही महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम तायद किया था कि जबरन भजन पढ़ाए जा रहे हैं स्कूलों में, मुस्लिम बच्चों को भजन पढ़ाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी का प्रिय गीत था, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। अब अगर महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी जो है और उनकी राम राज्य की कल्पना जो है, उसको आप जबरन धर्मांधता कहेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और मुझे यह भी पता लगा कि जो उन्होंने वो ट्वीट किया था, वो दैट वाज सम पार्ट ट्वीट, लोगों को जिसको कहते हैं वर्गलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए और झूठे तरीके से मोटिवेट करने के लिए, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन राजेश जी, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्कॉलर्स हैं, उनको जबरन पुलिस गिरफ्तार कर रही है, प्रीचर्स हैं, उनको जबरन, जो प्रीचर्स इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, उनको अब इस तरह से यासीन मलिक की तरह खुला नहीं छोड़ा जाएगा, जिस तरह से इन्होंने उनको छोड़ा था। इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए। ये जो जिस तरह से अगर वो किडनैपिंग करेगा और या विंग कमांडर खन्ना को गोलियों से मारेगा, इस तरह के काम करेगा और उसके बाद जेल से बाहर रहेगा, मानवाधिकारों की दुहाई देगा और उस वक्त के प्रधानमंत्रियों का गेस्ट बनेगा, ये अब होने वाला नहीं है। वो चाहे यासीन मलिक हो, चाहे वो प्रीचर्स हो, किसी को भी देशद्रोह की, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, ना ही मुझे लगता है दी जाएगी। राजेश जी, जिस तरीके से आज यूटर्न लिया गया है, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इसका घाटी में पीर पंचाल या चुनाव वैली में लाभ मिल पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि जो जनरेशन अब वोट करने वाली है वो समझदार है, वो पढ़ी लिखी है और अवेयर है। इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है बड़ी तेजी से सबके पास पहुंचता है और लोग इस तरह के गलत विचारों पर ध्यान नहीं देंगे और इनको इनकी जगह बताएंगे जब कभी भी चुनाव आएंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपको एक मरतबा फिर बताता जाऊं आपको कि डॉक्टर रूबिया सैयद, जो स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी हैं और जिन पर किडनैपिंग का मामला जो चल रहा था, हम सब जानते हैं। चलिए, इस वक्त उन्होंने यू टर्न ले लिया है। कोर्ट में कहा है कि मैंने कभी रिकॉल नहीं किया। और आपको बताते चले कि 15 जुलाई को उन्होंने चारों एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें यासीन मलिक जेकेएलएफ की चीफ है, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है टेरर फंडिंग के मामले में। उसके अलावा मिराजुद्दीन शेख है, मंजूर अहमद सोफी है, मोहम्मद जमान मीर है, इन सबको आइडेंटिफाई किया था। लेकिन आज उन्होंने यू टर्न ले लिया। डॉक्टर रूबिया सैयद ने कहा है कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी मैंने कभी इनको आइडेंटिफाई नहीं किया किसी भी एजेंसी के सामने। और फिर कोर्ट ने कहा कि आप यासीन मलिक को पेश कीजिए। और सीबीआई का एक तर्क था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको पेश किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। ठाकुर अभिजीत जसोटिया, जो स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आजकल घाटी में ही है आप? हाँ जी, घाटी में रहते हैं ज्यादा। जी जी। राजीव जी, आज इन्होंने यू टर्न ले लिया। डॉक्टर रूबिया सैयद ने कहा कि मैंने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया है। क्या इसके पीछे मकसद क्या है? जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया था तो उनको लग रहा था कि घाटी में उनको नुकसान होगा और अब यू टर्न ले लिया। देखिए, क्या कह सकते हैं, किसी की क्या मंशा है, किसके पीछे, इसके लिए तो मुझे लगता है वहां पर भी जाना पड़ेगा, उस एरा में भी जाना पड़ेगा जब ये क्या किडनैपिंग थी या क्या थी। अब कुछ तो इसके ऊपर तो, और हर एक चीज के ऊपर आज अगर देखें तो एक शक की सुई घूमती है कि क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा।
क्योंकि समझ इसमें से किसी बात की अगर आपको देखें तो अगर अपने ही दिए हुए बयानों से कोई अगर पीछे हट जाए तो खैर कानूनी प्रक्रिया है, वो बेहतर से जानते हैं कि किस तरह से किसको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बाकी तो कुछ चीजें होती हैं वो लोगों के सामने आ ही रही हैं पब्लिक डोमेन में। लेकिन जैसे ही इन्होंने आइडेंटिफाई किया था अभिजीत जी, तो कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की हमदर्दी जो है यासीन मलिक के प्रति जागी थी, और शायद ये कारण हो सकता है कि उनको मजबूर कर दिया हो कि अगर आपने वोट लेने हैं वैली से तो एटलीस्ट यू टर्न लेना पड़ेगा। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि यासीन मलिक के साथ अगर हमदर्दी जागेगी, यासीन मलिक के लिए कोई भी अगर इंसान सोचता है कि उसको देखकर यहाँ के लोग वोट डालेंगे, तो यासीन मलिक का असली चेहरा सबको भली भांति पता है। जरा आप 80 के दौर में चले जाइए, यासीन मलिक ने जब यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया था तो 2 साल उस समय जो अभी भी इनके रेलवे मंत्री हैं उसके पास उसकी हट में ये रहा था, वहां पर उसके घर पे रहा था, और किस तरह से यहाँ से जो भी टेररिस्ट यहाँ पर भेजने थे उन सबकी ट्रेनिंग करवाता रहा वहां पर। ये भी सभी के सभी चीजें हिस्ट्री में भली भांति पता है। वो एयरफोर्स के जो जवानों की जिनकी निर्मम हत्या पॉइंट ब्लैंक पे इसने की थी वो भी सबके सामने है। तो ये जो चीजें की हुई हैं, इनके इतने गुनाह थे, जिन गुनाहों को अगर आप देखें तो उनको आज तक किसी पुरानी सरकार ने कभी उठाने की बात ही नहीं की। जब आप इंसाफ नहीं करेंगे, जब आप ये सब चीजें करेंगे तो इन सब चीजों का परिणाम कभी ना कभी तो कोई आता ही है। और हम तो वैसे ही मानते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज कर दी तो आप उस चीज से बच जाएंगे। ये जो कानून है और कानूनी प्रक्रिया जो है वो हमेशा रहते हैं, तभी कानून के हाथों को बड़ा लंबा कहा गया है। अब अगर किसी को लगता है कि उनके शायद बयान को कहने से या मुकरने से कानून के हाथों को बांध सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कानून कानून है और जो सच है वो निकल कर दूर सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी सत्य के लिए हमेशा खड़ी है, सत्य में जयते में हम यकीन रखते हैं और उसी की जय होगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। अभिजीत जी आप बने रहिए। जयदेव रजवाल जी जम्मू से जुड़ रहे हैं, आप श्रीनगर में थे, जयदेव जी जम्मू में। जयदेव जी को बता दूं, डॉक्टर रूबियत सैयद ने अपना जो पहले स्टेटमेंट दी थी उन्होंने आइडेंटिफाई किया था यासीन मलिक प्लस 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, यानी वो पहचान नहीं करी, और ना ही पहले मैंने कभी रिकॉल किया है किसी एजेंसी के सामने इन लोगों को। विनोद जी पूरी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। मैं ये कह रहा था कि रूबियत सैयद ने आज अपनी स्टेटमेंट में यू टर्न ले लिया है। उन्होंने पहले 15 जुलाई को आइडेंटिफाई किया था 4 लोगों को, जिसमें यासीन मलिक भी हैं। यासीन मलिक इन दिनों तिहाड़ में है, टेरर फंडिंग के चक्कर में उम्र कैद काट रहे हैं। तो आज उन्होंने यू टर्न ले लिया, कहा कि मैंने रिकॉल नहीं किया था। देखिए रूबिया जी ने ऐसा अगर बोला है, पहले उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी और अब उससे चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई उनको प्रेशर अपनी पार्टी की तरफ से या कश्मीर के लोगों से ऐसा होगा कि ऐसा करने से उन्होंने कोई गुनाह किया है या उन्होंने क्या कर लिया है ऐसा। तो लेकिन कानून जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ता और कानून अपने हिसाब से काम करता है। पहले स्टेटमेंट दी और उसके बाद यू टर्न लेना, ये तो अपने आप में दिखाता है कि इन लोगों का माइंडसेट क्या है और पहले क्या बोला और अब क्या बोला। ये तो इन लोगों की जो टेंडेंसी है, इनकी पार्टी की या इनकी मदर की अगर बात करें तो ये लोगों का ये रहा ही है। और बिकॉज ये आज की डेट में इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल अगर ग्राउंड की बात करें तो जिस तरह से कश्मीर में जहां से इनका वोट बैंक है वहां से वो खिसकता हुआ दिख रहा है। और कल की स्टेटमेंट देख लीजिए, परसों की स्टेटमेंट देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने बात कर रहे हैं और आज ये यू टर्न ले रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। ये लोग सब ऐसे ही करने में सक्षम है और आगे भी आने वाले दिनों में और क्या बड़े बड़े इस तरह से कांड करेंगे, नोबडी नोज। बट पब्लिक सब जानती है, अच्छे तरीके से जानती है। इनकी किडनैपिंग से लेकर अभी तक सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। जयदेव जी, क्या ये राजनीतिक मजबूरियां थी कि आपको कोर्ट को मिसलीड करना पड़ा? राजनीतिक बंदिशों के चलते कोर्ट को मिसलीड करना पड़ा? देखिए विनोद जी, इस तरह से है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले अपनी रिकॉर्ड करवाई थी वो एक्चुअल में सबको पता है कि वो रियलिटी और फैक्ट है। और उसके बाद आप यू टर्न लेना, ऐसा कोई बंदिश नहीं थी। जो एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर था उन्होंने बोल दिया। अब उनको लग रहा है कि पॉलिटिकली वो डैमेज हो रहे हैं
और पॉलिटिकली कश्मीर में उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज का, इसलिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को वापस लिया होगा। लेकिन कोर्ट थोड़ा ही छोड़ेगा ऐसी स्टेटमेंट को। कोर्ट अपना क्रॉस एग्जामिनिंग द्वारा करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज डॉक्टर रूबिया सैयद, जो स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी हैं, और उनकी किडनैपिंग हुई थी 8 दिसंबर 1989 को। किडनैपिंग में यासीन मलिक, मिराजुद्दीन शेख, मंजूर अहमद सोफी, मोहम्मद जमान मीर, ये 4 लोगों का नाम आया था, और 15 जुलाई को इनको आइडेंटिफाई भी रूबिया सैयद ने ही किया था। जिस दिन आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद चर्चाओं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, और जैसे कुछ लीडर्स की हमदर्दी यासीन मलिक की तरफ जाती, और आज जब कोर्ट में पेश हुई तो उन्होंने कहा कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं सियासी मजबूरियों के चलते शायद ये बयान को बदला गया है। यह वक्त ही जानता है, वक्त ही बताएगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ, कैसे। धन्यवाद।